कभी सोचा है आपने कि एक देश जिसे कल तक अपना दोस्त माना जाता था, आज उसी पर बम क्यों बरसा रहा है? आज हम ना दक्षिण एशिया की एक ऐसी ही उलझी हुई कहानी को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव की। और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी शतरंज की बिसात पर भारत की अगली चाल क्या हो सकती है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ ये कि हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। अब ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान को खड़ा करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वो पाकिस्तान का ही था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए मोहरे पर हमला करने को मजबूर हो गया? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आज हम इन 6 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, ये दोस्त से दुश्मन कैसे बने? फिर ड्यूरन लाइन का विवाद क्या है? पाकिस्तान का दोहरा खेल क्या था जो अब उल्टा पड़ रहा है? भारत की नई रणनीति क्या है? और फिर हमारे लिए इसमें क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां? और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो कहानी शुरू होती है हाल के टकराव से। पाकिस्तान ने हवाई हमले किए और जवाब में तालिबान ने भी सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी की। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं है, ये तो एक बड़े तूफान का संकेत है। एक ऐसा तूफान जो पूरे दक्षिण एशिया की शांति को हिलाकर रख सकता है। ये कहावत तो सबने सुनी है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। और आज ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि पाकिस्तान आज उसी आग में जल रहा है जो उसने कभी अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी। अब इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, कोई भी लड़ाई ना अचानक से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें हमेशा बहुत गहरी होती हैं। और इस मामले में ये जड़ एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। इसका नाम है ड्यूरन लाइन। और ये सिर्फ एक बॉर्डर लाइन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक गलती है जो आज भी दोनों देशों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। तो आखिर ये ड्यूरन लाइन है क्या चीज, जरा सोचिए। साल था 1893। अंग्रेजों ने नक्शे पे बस एक लकीर खींच दी और दो मुल्कों को, लोगों को, परिवारों को बांट दिया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये लकीर उसे विरासत में मिल गई, लेकिन अफगानिस्तान ने आज तक इस बंटवारे को कभी दिल से माना ही नहीं। इस लाइन का इतिहास ना बहुत दर्दनाक रहा है। 1893 में इसने एक ही कल्चर और जुबान बोलने वाले पश्तून और बलूच लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। फिर 1947 में अफगानिस्तान ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी। 1949 में उनकी एक बड़ी सभा, जिसे लोया जिरगा कहते हैं, ने तो इस समझौते को ही रद्द कर दिया। और हाल ही में जब 2017 में पाकिस्तान ने इस लाइन पर बाड़ लगाना शुरू किया तो तालिबान ने इसे अपने देश पर एक हमला माना। मतलब ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भरा नहीं बल्कि और गहरा होता गया। अब आते हैं पाकिस्तान के उस दोहरे खेल पर जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। दशकों से पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति एक ही आइडिया पे टिकी थी, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी रणनीतिक गहराई। लेकिन आज यही आइडिया उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है क्या? चलिए इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। पाकिस्तान को हमेशा से एक डर सताता था कि कहीं उसे भारत के साथ दो दो मोर्चों पर ना लड़ना पड़ जाए। तो इससे बचने के लिए उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान को एक बफर जोन, एक सेफ्टी नेट की तरह इस्तेमाल किया जाए। मतलब काबुल में एक ऐसी सरकार बैठे जो हमेशा पाकिस्तान की सुने। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे आप पालते पोसते हैं, कई बार वही आपको डस लेता है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को तो खूब सपोर्ट किया, लेकिन उसी की आड़ में एक और ज्यादा खतरनाक ग्रुप पैदा हो गया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम टीटीपी कहते हैं। और आज यही टीटीपी पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये समझना जरूरी है कि ये दोनों तालिबान एक नहीं है। अफगान तालिबान, जो अब काबुल में राज कर रहा है, वो एक नेशनलिस्ट ग्रुप है। उसे पाकिस्तान का दखल बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ है टीटीपी, जिसका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को गिराना और वहां शरिया कानून लागू करना। तो होता क्या है कि जब पाकिस्तान टीटीपी पर हमला करता है तो अफगान तालिबान उसे अपने घर का मामला बताकर बीच में आ जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है असली झगड़ा। तो इस पूरी बदलती हुई सिचुएशन में सवाल उठता है कि भारत कहाँ खड़ा है। चलिए अब भारत की नई स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली है। भारत अब अपनी पुरानी किसी से बात नहीं करेंगे वाली पॉलिसी को छोड़कर एक प्रैक्टिकल बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपको 90 का दशक याद होगा, जब तालिबान 1.0 यानी पहली बार पावर में आया तो भारत ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था।
लेकिन फिर IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ और हमें एक बहुत कड़वा सबक मिला। इसीलिए जब 2021 में तालिबान 2.0 वापस आया तो भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। इस बार दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए। हाँ, सरकार को मान्यता नहीं दी, लेकिन बातचीत और मदद का रास्ता खुला रखा। और इस बातचीत की बुनियाद है वो भरोसा जो भारत ने अफगानिस्तान में कमाया है। पिछले 20 सालों में भारत ने वहां $3 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत के लिए बनी एक खास जगह है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो सलमा डैम है जो खेतों को पानी देता है। ये वो सड़कें हैं जो लोगों को जोड़ती हैं। ये काबुल का वो पार्लियामेंट हाउस है जो भारत ने बनाया। यही तो है भारत की असली सॉफ्ट पावर, बंदूक से नहीं बल्कि दोस्ती और डेवलपमेंट से दिलों को जीतना। और आज के दौर में यही भारत का सबसे बड़ा हथियार है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस बढ़ती दूरी से भारत के लिए क्या सिचुएशन बन रही है। सच कहूं तो ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ हमारे लिए बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत गंभीर चुनौतियां भी हैं। भारत को यहाँ बहुत संभल कर कदम रखना होगा। तो चलिए पहले मौकों की बात करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के कमजोर पड़ने से भारत को तालिबान से सीधे बात करने का एक बड़ा मौका मिला है। नंबर 2, चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए हम सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, हम इस रीजन में चीन और पाकिस्तान के असर को भी काउंटर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी चुनौतियां। सबसे बड़ा खतरा तो आतंकवाद का ही है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी ग्रुप आज भी वहां एक्टिव हैं। दूसरा एक नैतिक सवाल है, क्या भारत एक ऐसी सरकार को मान्यता दे सकता है जो महिला अधिकारों और ह्यूमन राइट्स का सम्मान नहीं करती? और तीसरा, इस खेल में चीन, रूस और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं जो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? साफ है कि भारत को एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, तो दूसरी तरफ पूरे रीजन की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। ये बिल्कुल एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिक्स की एक नई बिसात बिछ चुकी है। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, पुराने दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। और इस नए ग्रेट गेम में भारत को बहुत ही सावधानी से अपनी भूमिका निभानी होगी ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सके। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस मुश्किल भूराजनीतिक बिसात पर भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ये आने वाले समय में भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।